नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है गोदान उपन्यास का महाकाव्यत्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गोदान को हिंदी के पहले महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दी गई है। तो हम लोग इसी की पड़ताल आज करेंगे और इसको 3 खंडों में देखेंगे। पहला, महाकाव्यात्मक उपन्यास के क्या लक्षण हैं, गोदान उन लक्षणों या मानदंडों पर कितना खरा उतरता है, एवं इसकी महाकाव्यात्मक की सीमा के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि यह महाकाव्यात्मक उपन्यास नहीं है, तो उन आरोपों, उन सीमाओं को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गोदान उपन्यास का महाकाव्यत्व। महाकाव्य वैसे शास्त्रीय दृष्टि से महाकाव्य के 10 लक्षण होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम लोग उपन्यास की दृष्टि से इसके मानदंडों को देखेंगे कि उपन्यास को अगर हम जब महाकाव्यत्व की कसौटी पर परखते हैं तो किन किन मानदंडों को हम लोग लेते हैं। तो पहला है कथानक में असंबद्धता। दूसरा है विशाल फलक, यानी वैसे उपन्यास को काव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दी जाएगी जिसका जो फलक होगा वो काफ़ी विशाल होगा। तीसरा है समकालीन यथार्थ का चित्रण, यानी कि अपने समय, अपने युग, जिस युग में वह लिखा जा रहा है उस युग की जो है समस्याएं हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, उन सब का वह व्यापक चित्रण काफ़ी सूक्ष्म दृष्टि से करता हो। तो समकालीन यथार्थ का चित्रण। चौथा है प्रतिनिधि चरित्र का अंकन, यानी कि जो चरित्र हैं, पात्र हैं, वह पात्र विशेष न होकर, जैसे कि वह किसी वर्ग विशेष का जब प्रतिनिधित्व करते हों। महाकाव्यात्मक उपन्यास की एक विशेषता क्या है कि उसके जो पात्र होते हैं वह पात्र विशेष न होकर वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे होरी, तो होरी एक पात्र है लेकिन वह किसान वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो महाकाव्यात्मक उपन्यास जो है या महाकाव्य में विशेषता क्या है कि जो उसके पात्र होते हैं तो वह पात्र जिस वर्ग से आता है उस वर्ग के समग्रता में क्या है कि वो प्रतिनिधित्व करता है। आगे है मंगलकारी उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है? मंगलकारी होता है, उत्थानोन्मुखी होता है, महत्व संदेश, और क्या है कि कोई महान संदेश हम तक पहुंचाए, और है उत्कृष्ट शिल्प भाषा, उदात्त एवं युग निरपेक्ष नायक। उसका नायक कैसा हो? उदात्त हो, और ऐसा नहीं हो कि जिस युग में उसकी रचना की गई है और जिस युग का वह नायक है तो उसका नायकत्व तो केवल उस युग की सीमाओं से ही बंधा हो, बल्कि वह हर युग में नायकत्व की जो है कसौटी पर, परिभाषाओं पर खरा उतरे, हर युग का वह नायक सिद्ध हो। तो यह जो थे कुछ मानदंड थे। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, कपासवा भाऊ जो है उपन्यास के तत्वों के आधार पर जो हम लोग करते हैं कपासवा भाऊ, तो उसी कपासवा भाऊ के आधार पर इसको भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो यह था महाकाव्यात्मक की कुछ कसौटी। अब हम लोग देखते हैं कि इस कसौटी पर जो है गोदान कहाँ तक खरा उतरता है। इसकी पड़ताल करने से पहले इसके ऊपर जो है एक आक्षेप, जो एक बहुत बड़े आलोचक ने इस पर जो आक्षेप लगाया है उसको हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं इसको महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा नहीं देते हैं, वो इसको खारिज करते हैं, और खारिज करने के पीछे जो है कुछ तर्क देते हैं। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि जो महाकाव्य होता है उसका जो अंगी रस या प्रधान रस होता है वो क्या होता है? वीर रस होता है, जबकि गोदान में क्या है? करुण रस की प्रधानता है। वीर रस के बजाय क्या है? आद्योपांत इसमें करुण रस की प्रधानता है। दूसरा ये क्या बतलाते हैं कि विशाल फलक जो है, गोदान का जो फलक है वह अत्यंत सीमित फलक है। भारतीय जनजीवन जो है या तत्कालीन जो भारत है उसकी स्थितियों की समग्रता में यह जो है चित्रण नहीं करता है। इसमें क्या है? स्वतंत्रता संघर्ष सिरे से गायब है। इसके साथ ही साथ जो है यह किसानों की समस्याओं पर विशेष रूप से फोकस करता है। यह इनका आरोप है कि विशाल फलक नहीं है। इसके साथ ही साथ उस युग में जो नवजागरण जो चल रहा था, नवजागरण भी इस उपन्यास में सिरे से गायब है। तो दूसरा आक्षेप यह लगाते हैं कि इसका फलक जो है वह विशाल नहीं है, रस हुआ। और साथ ही साथ ये क्या बोलते हैं कि कोई महती संदेश हमको यह नहीं देता है, इसका उद्देश्य भी जो है कोई मंगलकारी नहीं है। विशेष रूप से यह विशाल फलक और समकालीन यथार्थ का चित्रण, यानी कि अपने समय के यथार्थ का चित्रण भी यह नहीं करता है।
तो इन 3-4 मानदंडों के आधार पर जो है नंद दुलारे वाजपेयी इसको खारिज करते हैं कि यह महाकाव्यात्मक उपन्यास नहीं है। अब हम लोग पड़ताल करते हैं कि क्या यह जो आरोप है, आक्षेप है, वह सही है या जो इसको संज्ञा दी गई है वह सही है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। विशाल फलक, जब हम लोग इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो उपन्यास के आरंभ में ही क्या नज़र आता है हमको? उपन्यास के आरंभ में ही जो है प्रेमचंद जो है परिचय देते हैं कि उपन्यास का कथानक कहाँ का है? सेमरी और बेल्लारी का। और यह कौन सा क्षेत्र में पड़ता है? तो अवध प्रांत के सेमरी और बेल्लारी 2 गांवों की यह कहानी है। जिला बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिला बताने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेमचंद जो है, जिस होरी का चित्रण कर रहे थे, उस होरी को किसी गांव विशेष का किसान के रूप में चित्रित करना उनका उद्देश्य था ही नहीं, बल्कि इसके बजाय उसको क्या था कि वो विशाल फलक प्रदान करना चाहते थे। इसलिए उससे उन्होंने किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा। आप देखेंगे कि सेमरी और जो बेल्लारी है उसका भौगोलिक वर्णन न के बराबर है। उसकी जो ज्योग्राफिकल विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जैसा कि हम लोग मैला अंचल इत्यादि में देखते हैं, उसकी तुलना में यहाँ 0 है। तो इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? होरी को प्रतिनिधि चरित्र बनाते हुए विशाल फलक पर दिखलाना। होरी किसी गांव विशेष का किसान न होकर संपूर्ण भारत के किसानों का क्या है? प्रतिनिधि है। संपूर्ण भारत के हर गांव में आप जब कोई पाठक भी इसे पढ़े तो लगे कि ऐसा किसान तो उसके गांव में भी पाया जाता है। इस प्रकार से इसको विशाल फलक प्रदान किया गया है। तो इस एक मानदंड पे हम देखते हैं कि गोदान उपन्यास जो है खरा उतरता है। आगे हम लोग देखते हैं समकालीन यथार्थ का चित्रण। इस पर नंद दुलारे वाजपेयी ने काफ़ी गंभीर आक्षेप लगाए थे कि यह समकालीन यथार्थ का चित्रण तो बिल्कुल भी नहीं करता है। स्वतंत्रता संग्राम इसमें सिरे से गायब है, नवजागरण जो है वो सिरे से गायब है। तो हम लोग देखते हैं कि उस समय का समकालीन यथार्थ क्या था और गोदान उपन्यास में क्या समकालीन यथार्थ है या नहीं। उस समय की परिस्थितियाँ यह थी कि 1935 का भारत शासन अधिनियम आ चुका था। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है जो है 1935, वह भारत शासन अधिनियम आ चुका था और इससे लोकतंत्र के बीज जो है हमें दिखाई देते थे। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है कि समाजवाद के दर्शन हम लोग को होते हैं। उस समय की जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, समाजवाद के दर्शन होते हैं। हम देखते हैं कि कांग्रेस के भीतर भी जो है समाजवाद का एक धड़ा उभर कर आता है। नेहरू उसके प्रतिनिधि, कांग्रेस के भीतर ही नेहरू जो है समाजवाद की एक लहर चला रहे थे। तो दूसरा क्या है? समाजवाद हमें नज़र आता है। पहला क्या था? समाजवाद हुआ। तीसरा है कि राष्ट्रीय स्तर पर उस समय जो है महिलाओं के संगठन बनने लगे थे। राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? महिलाओं के संगठन बनने लगे थे। इसके अलावा भी और सारे हैं। कृषक आंदोलन, उस दौर में हम जब देखते हैं 1820 से 36 के बीच में कई सारे कृषक आंदोलन, इवन अवध के आसपास में ही जहाँ की यह कहानी है, एक का आंदोलन उस समय हो रहा था, किसान आंदोलन ही था वो। तो कृषक आंदोलन जो है समाज में काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। तो हम देखते हैं कि गोदान उपन्यास में ये सब कुछ विद्यमान है। कैसे? वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। गोदान उपन्यास में क्या हम देखते हैं कि लोकतंत्र के बीज हमें गोदान उपन्यास में भी नज़र आते हैं। गोदान उपन्यास का जो कथानक है उसका ढांचा कुछ इस प्रकार से है कि उसमें हमको जो है सामंतवाद ढहता हुआ नज़र आता है, जिसके प्रतिनिधि क्या हैं? राय साहब हैं। राय साहब बर्बाद होते नज़र आते हैं। सामंतवाद का ढांचा ढहता हुआ नज़र आता है और लोकतंत्र के बीज जो हैं वो पुष्पित, पल्लवित, प्रफुल्लित होते नज़र आते हैं। आप देखते होंगे कुछ समय चुनाव की बातें की जा रही थी, जिसमें कि राय साहब जीतते हैं, मिस मालती वगैरह जो खड़ी होती हैं और जीतती हैं। कांग्रेस में आपने प्रश्नों की धूम मचा दी। तो लोकतंत्र के बीज हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। तत्कालीन परिस्थिति थी, लोकतंत्र पनप रहा था, लोकतंत्र के लिए स्थितियाँ बन रही थी, वो हमें गोदान में नज़र आता है। स्त्रीवादी संगठन उस दौर में बन रहे थे, राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहे थे। स्त्रीवादी स्वर जो हैं या उसका आंदोलन कह सकते हैं, वो हमें कहाँ नज़र आता है? वो हमें सरोज में, गोदान उपन्यास में जो पात्र है सरोज, उसमें मालती की जो बहन है सरोज, उसमें हमें नज़र आते हैं। तो स्त्रीवादी स्वर भी उस समय के जो हैं इस उपन्यास में विद्यमान हैं। दलित उत्थान के कई सारे जो कार्यक्रम उस दौर में चलाए जा रहे थे, दलित उद्धार या दलित विमर्श तो नहीं कहेंगे,
दलितोत्थान के जो है कई सारे हमें इसमें नज़र आते हैं, सीलिया एवं उसके परिवार के संदर्भ में हमें नज़र आते हैं। दलित प्रतिरोध के स्वर जो हैं उस समय नज़र आते हैं। आप उस समय देखिए 1929 में महाड़ आंदोलन हुआ था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, दलित प्रतिरोध के स्वर। उपन्यास में हमें सीलिया एवं उसके परिवार के रूप में दलित प्रतिरोध के स्वर नज़र आते हैं। इसके अतिरिक्त जो है कृषक आंदोलन की मैंने चर्चा करी थी, किसान आंदोलन, किसानों के शोषण का, उस दौर में किसानों का काफ़ी शोषण किया जा रहा था, इसकी चर्चा भी उपन्यास में की गई है। किसानों के ऊपर तमाम तरह के लगान लगाए जाते थे, उसकी भी चर्चा उपन्यास में, पूरा का पूरा उपन्यास ही लगभग इसी पर आधारित है कि लगान जो है उनसे बहुत ज़्यादा जो है वसूला जाता था। इसके अतिरिक्त जो है यह तो राजनीतिक परिस्थितियाँ कमोवेश हुई, और इसके अतिरिक्त जो है और भी कई सारी इसमें सामाजिक जो है उस दौर की जो परिस्थितियां थे उनको दिखाया गया है। जैसे कि बेमेल विवाह को उपन्यास में दिखलाया गया है, इस उपन्यास में, गोदान उपन्यास में रूपा सोना के संदर्भ में दिखलाया गया है बेमेल विवाह, और दहेज की समस्या को दिखाया गया है। बेमेल विवाह की समस्या को विशेष रूप से रूपा के संदर्भ में हमको नज़र आता है, नोहरी के संदर्भ में नज़र आता है, और जो है दहेज की समस्या हमें नज़र आती है, रूपा सोना की जो शादी होती है उस संदर्भ में नज़र आता है। सांप्रदायिकता की समस्या का भी इसमें थोड़ा सा चित्रण है। हम देखते हैं कि जूनिया का जो पति था वो किस में मारा गया था, सांप्रदायिक दंगे में ही मारा गया था। सांप्रदायिकता का है। वेश्यावृत्ति की भी झलक जो हमें नज़र आती है वो उन उपन्यास के जो कुछ पात्र हैं उनकी बातचीत में हमें नज़र आती है। मिस्टर मेहता की बातचीत में हमें नज़र आती है वेश्यावृत्ति की समस्याओं का। हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो है वेश्यावृत्ति की समस्या को अपने उपन्यासों में बड़ी गंभीरता से उठाते आए हैं। इस उपन्यास में भी इस सामाजिक, तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों के दर्शन हमें होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समकालीन यथार्थ जो है इस समय का, वह इस उपन्यास में पूरी तरह से विद्यमान है। हाँ, यह उस अर्थों में नहीं है जिस अर्थ में नंद दुलारे वाजपेयी चाह रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन का जहाँ तक प्रश्न है, पहला तो इस तरह से हो गया कि जो नवजागरण की चेतना थी हमने देख लिया कि विद्यमान थी। अब राष्ट्रीय आंदोलन की जहाँ तक बात आती है तो वह भी हमें नज़र आती है कहाँ, होरी की जो पत्नी है धनिया, उसके कथनों में नज़र आती है, होरी के कथनों में नज़र आती है। उपन्यास में कई सारे ऐसे कोटेशन हैं जो कि राष्ट्रीय आंदोलन की हमें झलक प्रदान करते हैं। कैसे? राष्ट्रीय आंदोलन में जो नेता थे, नेताओं के जो दोहरा चरित्र है, दोहरा व्यक्तित्व है, वह इस उपन्यास में दिखलाया गया है। वो बोलता है कि इसमें आप लोग कई सारा ऐसा कोटेशन देखते होंगे कि अभी तो इनका यह हाल है, कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस मीन्स उस समय के कांग्रेस जो फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, कि अभी तो इनका यह हाल है। एग्जैक्ट कोटेशन यह नहीं है लेकिन उसका भाव यही है कि अभी तो इनका यह हाल है, जब सूरज पा जाएंगे तब इनका क्या हाल होगा। तुम सूरज का नाम लेते हो, तुम्हें मोटी मोटी तनख्वाह भी चाहिए, और भी मतलब कि जब सूरज हो जाएगा तब तुम कहाँ रहोगे, हम गरीबों को तो पीस कर खा जाओगे। तो उस दौर में जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो उसके नेताओं के दोहरे व्यक्तित्व की झलक इसमें नज़र आती है। स्वतंत्रता संघर्ष भले ही पूरी तरह से नज़र ना आए, लेकिन नेताओं का जो दोहरा चरित्र है, दोहरा व्यक्तित्व है, वह उभर कर इसमें आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस उपन्यास में समकालीन यथार्थ का काफ़ी विशद रूप से चित्रण है। हाँ, यह उन अर्थों में नहीं है जिन अर्थों में नंद दुलारे वाजपेयी इसमें चाहते थे। यह भाषणबाजी के रूप में नहीं है, यह जो है लफ़ेबाजी के रूप में इसमें नहीं है, बल्कि यह जो है उपन्यास के कथानक में इस प्रकार से गुंफित है, इस प्रकार से गुथा हुआ है कि आप प्रथम दृष्टया आपको शुरू में कुछ जो हैं टॉपिक्स जो हैं आपको नज़र ही नहीं आएंगे कि उस दौर की जो है, जैसे कि वही राष्ट्रीय आंदोलन आपको प्रथम दृष्टया नज़र ही नहीं आएगा। इस तरह से वो घुला मिला हुआ है। प्रतिनिधि चरित्र का अंकन। प्रतिनिधि चरित्र का इस उपन्यास के जो सभी पात्र हैं या अधिकांश जो बड़े पात्र हैं वह क्या हैं? प्रतिनिधि चरित्र हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि गोदान उपन्यास के जो पात्र हैं वह एक पात्र न होकर वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह सवाल भी पूछा जाता है। तो इसके जो बड़े जितने भी पात्र हैं वो क्या हैं कि कमोवेश वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे होरी, मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ जल्दी जल्दी। होरी है, तंखा, खन्ना, सरोज, ऐसे ही सारे हैं।
इस उपन्यास के जितने भी बड़े और महत्वपूर्ण पात्र हैं वह व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष के साथ ही साथ वर्ग विशेष की विशेषताओं को धारण किए हुए हैं। जैसे होरी जो है एक सामान्य गरीब कृषक वर्ग का प्रतिनिधि है। तनखा जो है, श्याम बिहारी तनखा क्या है, वह दलाल वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक दलाल वर्ग जो है उसका चरित्र कैसा होता है, उसका जो चरित्र का रेसा रेसा उभर कर आपको श्याम बिहारी तनखा में आ जाता है। आप श्याम बिहारी तनखा को जान रहे हैं, इनको पढ़ रहे हैं, इनको समझ रहे हैं, तो आप उस वर्ग की जो विशेषताएं हैं उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो श्याम बिहारी तनखा दलाल वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। खन्ना पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरोज जो है स्त्रीवादी जो चेतना या स्त्रीवादी जो आंदोलन है उसका प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे सामने नज़र आती है सरोज। इसके अलावा जो है राय साहब हैं, राय साहब प्रतिनिधित्व करते हैं जमींदार वर्ग का, और जमींदार वर्ग में जो है कहीं ना कहीं उसका जो दोहरा व्यक्तित्व है उसका वो प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे सामने नज़र आते हैं। वो एक तरफ से तो कांग्रेस को चंदा भी देते हैं, काउंसिल में प्रश्नों की धूम भी मचाते हैं, दूसरी तरफ से क्या है कि अपने जो है कारिंदों से भिजवा कर किसानों से जबरन लगान वसूलवाते हैं, एक कौड़ी नहीं छोड़वाते हैं, और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि बेगार में काम भी करवाते हैं, और भी कई सारे हैं। तो राय साहब जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि हैं, और इसमें मेहता जो हैं बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। ओंकार नाथ जो है पत्रकार वर्ग का प्रतिनिधित्व बनकर उभर कर आता है। तो इस प्रकार से और भी इसके कई सारे जो पात्र हैं, जैसे दाता दीन है वो क्या धर्म के ठेकेदार का प्रतिनिधित्व बनकर हमारे सामने उभर कर आता है। तो इस प्रकार से इस उपन्यास के जो पात्र हैं सभी पात्र अधिकाधिक पात्र जो हैं क्या हैं वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। इस प्रकार से वो क्या हैं कि प्रतिनिधि चरित्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोदान उपन्यास जो है इसमें प्रतिनिधि चरित्रों का भी अंकन किया गया है। अब आते हैं हम लोग उत्कृष्ट शिल्प और भाषा। शिल्प एवं भाषा की दृष्टि से हम लोग देखते हैं गोदान का जब मूल्यांकन करते हैं, शिल्प क्या है, इसमें दोहरे शिल्प का प्रयोग किया गया है। शहरी एवं ग्रामीण कथानक को समानांतर रूप से रखा गया है, दोहरे शिल्प का प्रयोग किया गया है। और क्या है कि भाषा के रूप में इसमें हिंदुस्तानी का प्रयोग किया गया है, जो कि दोनों ही जो है उत्कृष्ट इसलिए है, भाषा विशेष रूप से हिंदुस्तानी क्योंकि ये आम फाहम की भाषा थी और इसमें जो है इसकी स्वीकार्यता ज़्यादा थी। तो भाषा के रूप में हिंदुस्तानी का प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तानी मतलब क्या, हिंदी एवं उर्दू के शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। उर्दू के शब्द जो हैं आम बोलचाल में जो प्रचलित हैं उनका प्रयोग किया गया है। यह वही भाषा है जिसकी वकालत गांधी जी किया करते थे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ इत्यादि जो है आम जन के बीच से उठाई गई हैं, और यह इस तरह से उठाई गई हैं और कहानी में कथानक में इस तरह से गुम्फित हैं कि आपको जो है ऐसा नहीं लगेगा कि वो सायास डाले गए हैं, बल्कि बिना प्रयासपूर्वक वो डाले गए हैं। भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से भी यह उपन्यास जो है विशेषकर भाषा की दृष्टि से क्या है, एक श्रेष्ठ उपन्यास है, महाकाव्यात्मक उपन्यास की कसौटी पर खरा उतरता है। शिल्प में यद्यपि कि कुछ सीमाएं हैं, इसकी भाषा में भी कुछ सीमाएं हैं, जो कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि होरी की पत्नी जो है धनिया कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है, तुझे डेंगू हो जाए, तुझे इस तरह से कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करती है, जो कि और इसमें सगाई शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि 1936 का क्या अभी का किसान भी ग्रामीण किसान इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। साथ ही साथ जो उसकी पत्नी जो शब्दों का प्रयोग करती है वह आज की गांव की भी महिलाएं उन शब्दों से अपरिचित होती हैं। तो भाषा की दृष्टि से कुछ समस्याएं हैं, शिल्प की दृष्टि से भी कुछ सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन कुल मिला जुलाकर भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से भी गोदान उपन्यास जो है एक उत्कृष्ट उपन्यास है, महाकाव्यात्मक उपन्यास की कसौटी पर खरा उतरता है। मंगलकारी उद्देश्य और महत् संदेश, अब हम लोग इस पे आते हैं। तो मंगलकारी उद्देश्य, गोदान उपन्यास निश्चित रूप से जो इसका उद्देश्य है क्या है, मंगलकारी है। इसको पढ़ने के बाद जो है आपका क्या होता है, आपका सर्वतोन्मुख विकास होता है, मानसिक विकास आपका होता है। इसे पढ़ने के बाद पाठक या जो आप हैं आप वही नहीं रह जाते हैं, मैं भी, कोई भी पाठक इसको पढ़ने के बाद वही नहीं रह जाता है जो इसको पढ़ने के पहले होता है। ठीक है, उसका मन जो है किसानों के प्रति एक विशेष संवेदना से भर जाता है और किसानों को विशेष दृष्टि से देखने लगता है। जैसे कि अभी कहते हैं हम लोग या कई लोग कहते हैं कि किसानों को इतनी सारी रियायतें दी जाती हैं स्टेट के द्वारा, क्योंकि किसानी जो एग्रीकल्चर है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है
वो स्टेट लिस्ट में ही है। तो बहुत सारे रियायतें इत्यादि दी जाती हैं, तमाम बातें हम लोग करते हैं। लेकिन इस उपन्यास को पढ़ने के बाद हम लोग किसानों की समस्याओं से रूबरू होते हैं। हम देखते हैं कि अन्नदाता जो हमारे पेट को भरता है, वह स्वयं कैसे मुट्ठी भर दाने के लिए, थोड़े से अन्न के लिए, दाने दाने के लिए तरसता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य जो है वह भी मंगलकारी है, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व को का उत्थान में सहायक है। तो इस प्रकार से हम लोग समग्र रूप से देखते हैं तो पाते हैं कि गोदान उपन्यास जो है महाकाव्यात्मकता की दृष्टि से जो है क्या है, निश्चित रूप से उनकी कसौटियों पर खरा उतरता है, और यह हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा पाने की सर्वथा योग्यता रखता है। आई होप मैं आपके कुछ कंसेप्ट को क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों को इसे दिखलाइए, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।